प्यारे साथियों, एक्टिव सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 12th क्लास हिस्ट्री चैप्टर 1 और ये जो आपका पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद इस वीडियो को हम कितने पार्ट में पढ़ेंगे? 3 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ये इसमें जो हम जानेंगे पूरा विस्तृत रूप से इसके बारे में जानेंगे और यहाँ पर इसका जो PDF का जो लिंक है वह टेलीग्राम में मिल जाएगा और टेलीग्राम का जो लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, वहाँ से आप जाकर ले सकते हैं। ठीक है, तो हम जो आज जो प्रारंभ करने वाले हिस्ट्री और हिस्ट्री के बारे में सबसे पहले जानेंगे हिस्ट्री होता है क्या। ठीक, उसके बाद ईटे मन के अस्थियाँ यानी हड़प्पा सभ्यता, उसके बारे में फिर विस्तृत रूप से जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं हिस्ट्री। तो हिस्ट्री जो है ये जो है हिस्ट्री जो है ये ग्रीक पद हिस्टोरिया से निकला हुआ है, हिस्टोरिका, जिसका मतलब होता है वास्तविक रूप से घटी हुई घटना। क्या होती है? वास्तविक रूप से घटी हुई घटना जो होती है, यही जो होती है इसका हिस्टोरिका का मतलब होता है। ठीक है, और इसका जो परिभाषा उसके बाद चलिए हम जान लेते हैं। तो इसका जो होता है अतीत का अध्ययन करना ही हम क्या कहलाते हैं? हिस्टोरी कहते हैं। या दूसरे भाषा में आप समझ सकते हैं तथ्य एवं परमाणु के आधार पर अतीत के बारे में क्या करना? ज्ञान प्राप्त करना, ये जो होता है क्या कहलाता है? हिस्ट्री कहलाता है। और हिस्ट्री का जो पिता जो है कभी कभी पूछ दिया जाता है तो वह किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है। तो इसको याद रखने वाला चीजें आप याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे ईंटें, मनके और अस्थियां। ये जो थी कि हड़प्पा सभ्यता को ईंटें, मनके और अस्थियां ही क्यों कहा गया? दूसरा भी नाम दिया जा सकता था। तो यहाँ से जो हुई ईंटें जो हुई सबसे पहले प्राप्त हुई, उसके बाद मनके और कुछ ऐसे अस्थियां प्राप्त हुई। ठीक है, उसके बाद ये जो है भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता जो हमें देखने को मिलती है, हड़प्पा सभ्यता ही देखने को मिलती है। ठीक है, और ये ईंटें, मनके और अस्थियां का खोज करने वाले कौन थे भाई? कोई होगा, ये नहीं कि पूरे लोगों ने खोज कर दिया भाई ये है तो ये है। ठीक है, तो वैसे नहीं थे। ठीक है, तो उसको खोज करने वाले कौन थे? तो पुरातात्विक थे। कौन थे? पुरातात्विक थे। और जानते हैं हम पुरातात्विक ये किस शब्द से निकला हुआ है, इसका अर्थ क्या होते हैं और पुरातात्विक कौन होते हैं भाई? ये ठीक है, चलिए जान लेते हैं। तो पुरातात्विक जो संस्कृत शब्द का अर्थ है का प्रयोग होता है वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशेष शैली के होते हैं। किससे होते हैं? विशेष शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष काल, एक खंड का भौगोलिक क्षेत्र में समृद्ध करते हैं। कहने का मतलब जो है ये क्या करते हैं? कोई वस्तुओं को खोज करते हैं, जैसे ईंटें कर दिए, मनके कर दिए, अस्थियां करते हैं और इनके खोज करके क्या बनाते हैं? इतिहास के बारे में बताते हैं। ठीक है, उन्हीं को पुरातात्विक कहते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है पुरातत्व क्या है? पुरातत्व, तो पुरातत्व जो होती है पृथ्वी के गर्भ में छुपी हुई वस्तुओं को क्या करना? उत्खनन करना और उत्खनन के माध्यम से उसको क्या करना? प्राप्त करना। और ये जो क्या करना? पुरातत्व कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए यहाँ पर हम जानते हैं कि यहाँ पर जो हो रहा है। उसके बाद अब हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता का नाम ही हड़प्पा सभ्यता क्यों रखा गया? उसके बाद सिंधु घाटी भी, इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी नाम रखा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता ही क्यों रखा गया? तो चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करें तो प्राचीन भारत की पहली सभ्यता जो है हड़प्पा सभ्यता है। हमने बताया था कि ये जो है सबसे पहली सभ्यता है और ये सभ्यता थी तो कौन सी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? और नगरीय सभ्यता थी। और इसके बारे में जानेंगे। नगरीय कहने का मतलब ये एक विकसित सभ्यता थी। ठीक है, और ये कृतिक पहली बार हड़प्पा नामक स्थान पर खोजी गई थी। कहाँ खोजी गई थी? तो सबसे पहले जो खोजी गई थी, कहाँ खोजी गई? तो हड़प्पा नामक के स्थानों को खोजा गया था, इसलिए इनके नाम पर क्या कर दिया गया? हड़प्पा सभ्यता नाम रख दिया गया। और ये हड़प्पा सभ्यता जो है कहाँ है? तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हड़प्पा सभ्यता जो है वह कहाँ पर है? तो वह जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत मेंटोगोमरी जिले के रावी नदी के तट पर क्या होते हैं? तट पर, बाएं तट पर स्थित है। कहां पर है? बाएं तट पर स्थित है। क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है एक रावी नदी के किनारे है, याद रखेंगे। ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका जो काल निर्धारण के बारे में बहुत मतभेद था लोगों के बारे में कि भाई ये हड़प्पा सभ्यता का बीच इतना है, कहीं पर लिखा है कि क्या लिखा है? चलिए जानते हैं कि कहीं पर लिखा है 2500 BC से लेकर 1700 BC तक, ये ऐसे लिखा है। तो यहाँ से जो सबसे जो है ये कहा जाता है कि इसका जो काल निर्धारण जो है वो 2600 से
लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच है और एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, उसके बाद इस सभ्यता को क्या कहते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। तो आपको चलिए बताते हैं सिंधु घाटी को सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो सिंधु घाटी को सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां से बहुत वस्तुएं प्राप्त हुई थी, बहुत सी वस्तुएं सिंधु घाटी से प्राप्त हुए थे, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी नाम दे दिया गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, क्या कर रहे हैं कि इस सभ्यता का विस्तार का जो आरंभ में जो था वह कहाँ था, तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर तक क्या कर दिया गया, निर्धारित किया गया था। तो क्वेश्चन भी आपसे यहां से पूछे जाते हैं, तो आपको एमसीक्यू के रूप में बताते चलते रहे। ठीक है, कि क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितने इसका विस्तार था हड़प्पा सभ्यता, तो यहाँ पर 13 अरब लाख पूछ दिया जाता है डायरेक्ट, तो 13 लाख भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये इसका जो पूरा जो है सेम है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जो अब 15-20 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास संभावित है। अभी जो वर्तमान में 15 से 20 लाख वर्ग किलोमीटर के में ये संभावित देखा गया है। ठीक है, यहाँ पर अनुमान लगाया गया संभावित। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का सुझाया गया और सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक सिंधु सभ्यता को उपयुक्त हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी खोजा गया है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि एक पॉइंट है कि सिंधु सभ्यता में महादेवन एवं क्या कर रहा है, महादेवन एवं विश्वनाथ द्वारा किए गए शोध के आधार पर जो है 2467 अभिलेख है। कितने, किनके किनके, तो विश्वनाथ और महादेवन, ये दोनों के आधार पर अभिलेख सबूत मिले हुए हैं, जिनकी संख्या जो है, जिनकी संख्या कितनी है, तो यहाँ पर जो 3000 के आसपास हो गई है। ठीक है, अब हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण के बारे में जान लेते हैं। तो इनका जो काल निर्धारण था वह अभी बताए थे आपको कि इनका जो काल निर्धारण था वह कितना 2600 बीसी की बात करें हम, एडी और बीसी के बारे में अभी इसके फंडा को हम समझेंगे किस प्रकार बीसी और एडी को काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के भाग चरण जो है प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति, विकसित हड़प्पा संस्कृति और प्रवर्ती सभ्यता, ये 3 भाग थे या चरण थे कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो बीसी का अभी हमने बताया कि बीसी और एडी का फंडा समझते हैं। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम समझेंगे, यहाँ पर ईसा मसीह के जो जन्म हुआ था कितना माना जाता है, 0 वर्ष माना जाता है। उनके वर्ष से पहले को हम क्या कहते हैं, उनके वर्ष के पहले को हम क्या कहते हैं, बीसी कहते हैं। जो उल्टा गिना जाता है, जो जितना क्या होगा कम होगा वह उतना ही प्राचीन होगा, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, उल्टा चलता है और इधर जो होता है सीधा चलता है, जिसको एडी कहते हैं, एनो डोमिनी कहते हैं, ईसा मसीह के जन्म वर्ष, यानी जन्म के बाद को हम क्या कहते हैं, एडी कहते हैं। ठीक है, कभी कभी एडी को हम क्या कहते हैं, एपी भी बोल देते हैं, यानी बिफोर प्रेजेंट, आज से पहले। ठीक, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हड़प्पा सभ्यता के हम क्या करेंगे, खोज की कहानी जानेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को खोजने वाले कौन थे। भाई कोई ना कोई तो खोजा होगा, तो हड़प्पा सभ्यता के खोजने वाले के बारे में जानते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया। उसके बाद 1922 ईस्वी में किसने किया, राखल दास बनर्जी। और ये किसके नेतृत्व में किए, तो ये जो थे सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में किए। कौन कौन, तो दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी किनका खोज किए थे इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर इतना ही तक बात को जानने देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनकी कहानियों को हम समझते हैं। ठीक है, कहानियों को समझते हैं। उससे पहले हम एक और बात जानेंगे कि 1826 ईस्वी में इसका 26 में इसके बारे में बताया गया था। लेकिन इसके बारे में जो बताने वाले जो व्यक्ति थे वह कौन थे, तो इसके बारे में सबसे पहले 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैनसन ने बताया। किसके, टीले के बारे में बताया, हड़प्पा सभ्यता के टीले के बारे में बताया। ठीक है, उन्होंने और क्या कहा कि यहाँ पर जो टीले के बारे में कहा, लेकिन इस बात को कहा गया कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता है, तो उन्होंने इस बात को भी उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, लेकिन 1800 फिर उसके बाद 1856 में, ठीक है, 1856 में जब कराची और लाहौर के बीच पहली बार रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था, रेलवे लाइन क्या किया जाता है, निर्माण किया जा रहा था। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो भाई सिंपल से बात है कि जब बिछाई जा रही थी तो वहाँ का जो क्या किया जाएगा, उत्खनन किया जाएगा। तो उत्खनन कार्य के दौरान अचानक हड़प्पा स्थल मिले। हड़प्पा स्थल का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो हुए हड़प्पा के कुछ स्थान मिले, कुछ नगर भी मिले, तो वहाँ से ये मिले। लेकिन ये स्थान जो आधुनिक समय में पाकिस्तान में है। कहाँ है भाई, तो ये जो है आधुनिक जो है
पाकिस्तान में है, उन कर्मचारियों ने उसे खंडहर समझ लिया। क्या किया, जो वहाँ के कर्मचारी थे, कहे कि नहीं भाई ये ऐसा पत्थर ईंट निकल रहा है तो ऐसा ही निकल रहा है, तो उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया, उसे खंडहर समझ लिया, ये कुछ खंडहर होगा समझ लिए, और वहाँ की हजारों ईंटें उखाड़ कर यहाँ से ले गए और ईंटें के इस्तेमाल रेलवे लाइन बिछाने के लिए, और वहाँ नहीं जान सके कि यह कोई सभ्यता थी। क्या किया, जब उन्होंने क्या कर रहे थे कि जब इनका उत्खनन कर रहे थे तो एक खंडहर मिला, तो उनको लगा कि नहीं भाई ये कोई खंडहर है, उनको स्थल मिला तो ये उन्होंने कहा कि ये खंडहर है, तो इससे कोई उनका लेना देना नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ जब ईंटें मिले, हजारों ईंटों को क्या कर दिया उन्होंने, ये इस्तेमाल कर लिया। कहाँ, तो ये रेलवे लाइन बिछाने में। फिर आते हैं हमारे उस समय जो थे जॉन बंटन, विलियम बंटन, दोनों एक महत्वपूर्ण सभ्यता होने के संकेत किए, लेकिन फिर भी कोई उत्खनन नहीं किया गया। उन्होंने जॉन बंटन और उसके बाद यहाँ पर कहते हैं विलियम बंटन, इन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई महत्वपूर्ण सभ्यता है, लेकिन कहा गया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, उत्खनन नहीं किया गया। ठीक है, तो इस यहाँ तक कहानी समझ में आया कि क्या किया जा रहा था। 1856 ईस्वी में एक कराची से लाहौर की ओर क्या किया जा रहा था, रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था। वहाँ पूरा वास्तव मिले तो उनको कहा कि नहीं, कर्मचारियों ने कि यहाँ पर ये कोई खंडहर नहीं है, तो खंडहर ये कोई पुरास्थल नहीं है, खंडहर है, तो उनके ईंटों को इस्तेमाल कर लिया। लेकिन वहाँ समय हमारे जॉन बेंटन और विलियम बंटन ने कहा कि ये कोई महत्वपूर्ण सभ्यता है, तो उनको कोई बात को कोई बड़ा नहीं लिया गया, कोई उनका बात की वैल्यू नहीं हुआ और उत्खनन नहीं किया गया। फिर आते हैं 1920-21 में महोत्सव, 20 में आते हैं कौन, महोत्सव स्वरूप वात्सव। ठीक है, उसके बाद 21 में आते हैं दयाराम साहनी के द्वारा पहली बार हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया गया था। क्वेश्चन पूछता है आपसे कि हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था, तो दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो ये 1921 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, 1921 ईस्वी में किया गया था। और इनका नेतृत्व कौन कर रहे थे भाई, तो उनका नेतृत्व कर रहे थे सर जॉन मार्शल। ठीक है, सर जॉन मार्शल कर रहे थे। फिर उसके बाद 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थान का उत्खनन किया। पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित राखलदास बनर्जी ने टीले के ऊपर स्थित कुषाण युगीन और बौद्ध स्तूप का उत्खनन किया। फिर आते हैं हमारे कौन, राखलदास बनर्जी, जिनको आरडी बनर्जी हम बोल सकते हैं शॉर्टकट नाम में। ठीक है, उन्होंने 1922 में क्या कर दिया, हड़प्पा सभ्यता के एक महत्वपूर्ण केंद्र था, सबसे बड़ा केंद्र था कौन, मोहनजोदड़ो, सबसे बड़ा नगर और केंद्र था ये मोहनजोदड़ो। उन्होंने क्या किया, उत्खनन किया। और ये कहाँ है, तो ये किस नदी के किनारे, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, सिंधु नदी के। और हड़प्पा सभ्यता जो है ये किस जिले में है, तो पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है। इसको बात को हम याद रखेंगे। उन्होंने यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। शाब्दिक अर्थ, तो शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, मुर्दों का टीला, प्रेतों का टीला, सिंध का बाग, सिंधना नकल स्थान, ये बात कही जाती है। तो आपको याद रखने वाला है। लेकिन इंपोर्टेंट कौन कौन है भाई, तो यहाँ पर इंपोर्टेंट जो हमें देखने को मिलते हैं वह कौन थे, मृतकों का टीला और सिंध का बाग। कहा जाता है कि सिंध का बाग किसे कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो का। उसके बाद शाब्दिक अर्थ भी पूछा जाता है, तो मृतकों का टीला ही आप लगाएंगे। ठीक है, ऑप्शन में दिया रहता है। ठीक है, यहां तक तो पूरी बात समझ में आ गई। ठीक है, उसके बाद इन दोनों उत्खनन के बाद 1924 में 1900 कौन आते हैं, 24 में आते हैं कौन, तो भारतीय पुरातत्व संरक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल पूरे विश्व के सामने एक नई सभ्यता का घोषणा की। कौन, 1924 ईस्वी में कौन किए, सर जॉन मार्शल साहब ने कहा, घोषणा कर दी कि एक हमने सभ्यता की खोज की, और उन्होंने अपनी पत्रिका में भी छाप दिया। लंदन वीकली नामक पत्रिका में उन्होंने अपना क्या कर दिया, इस सभ्यता के बारे में उन्होंने बता दिया कि, और सिंधु सभ्यता का उन्होंने नाम दिया। किसने नाम दिया भाई, तो ये सर जॉन मार्शल साहब ने ही नाम दिए थे। तो यहां तक बात समझ में आ गई। क्यों दिए गए थे, तो बहुत सारे केंद्र जो थे सिंधु सभ्यता के नाम से पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम जानते हैं कि ये एक क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंट जो है बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको फर्स्ट टर्मिनल, सेकेंड टर्मिनल, फाइनल भी एग्जाम में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर के रूप में चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सभ्यता जो है, यह सभ्यता सिंधु नदी के आसपास फैली हुई है। कहाँ फैली हुई है, तो ये जो है सिंधु नदी के आसपास से ये फैली हुई है। और ये इलाका जो है बहुत उपजाऊ है। क्या है, उपजाऊ है। और हड़प्पवासी यहाँ पर क्या करते थे, खेती किया करते थे।
क्या किया करते थे, खेती किया करते थे, इसलिए कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे हम देखते हैं। आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि आगे हम चलते हैं कि सिंधु सभ्यता की लिपि की अगर बात करें तो कुछ लिपियाँ जो यहाँ पर जो मिली है तो ऐसे लिपि मिले हैं जिसे पढ़ा नहीं जा सकते हैं। अगर बात करें तो यहाँ से खरोष्ठी लिपि मिले हैं। क्या मिले, खरोष्ठी जो है यहाँ से लिपि मिली हुई है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को। और यहाँ पर जो लिपि मिली है, लिपि तो मिले गए, लिखित मिले हैं, लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है। तो इतिहास को किस काल के अंतर्गत रखा जाता है, तो अर्धकाल के अंतर्गत रखा जाता है। इसको अर्ध ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है सिंधु सभ्यता को। ये भी बात याद रखने वाला है। ठीक है, उसके बाद कहता है सिंधु लिपि को पढ़ने का प्रथम प्रयास 1925 में वेंडन ने तथा नवीनतम प्रयास नटवर झा, घनपत सिंह, धान्या, राजा राम ने की थी। लेकिन अभी तक भी सिंधु सभ्यता के प्रमाणित रूप से पढ़ा नहीं गया। पढ़ने के लिए कुछ विद्वानों ने क्या किया है, प्रयास तो किया। क्या किया, प्रयास किया, लेकिन यहाँ से सिंधु जो लिपि थी, लेकिन उसको प्रमाणित रूप से क्या किया गया भाई, नहीं पढ़ा गया। कौन कौन पढ़े थे, तो 1925 में पढ़ने का प्रयास किया वेंडल साहब ने, उसके बाद नटवर झा ने, घनपत सिंह ने, उसके बाद राजा राम ने की थी। तो ये भी बात याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं बनता है। ठीक है, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन आपको एग्जाम में पूछा जाए कौन सा लिपि है, तो खरोष्ठी लिपि है, आपको ये मार्क कराना है। चलिए आगे चलते हैं। क्या कह रहा है कि लिपि के सबसे ज्यादा अक्षर जो मिले हैं मोहनजोदड़ो से तथा दूसरा नंबर पर हड़प्पा से मिले हैं। पहला कहाँ से मिला है, तो पहला मिला है वह जो मिला है कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से देखने को मिला है। दूसरा हड़प्पा से मिला है। और ये दोनों को जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो जुड़वा राजधानी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को। ठीक है, ये याद रखेंगे बात को। ठीक है, लिपि के सबसे बड़ा अक्षर धोलावीरा से मिला है। क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, जो लिपि का सबसे बड़ा अक्षर जो मिले हैं कहाँ से मिले हैं, तो वह धोलावीरा। और कहाँ से मिले हैं, तो ये धोलावीरा से मिला है। जानेंगे कि धोलावीरा कहाँ है, तो इसके बारे में भी हमें पूर्ण रूप से जानना है, तो नेक्स्ट में हम आगे जानेंगे। ठीक है, जिसे क्या किया गया है, नोटिस बोर्ड का प्रतीक माना गया है। नोटिस बोर्ड यानी यहाँ पर कुछ नोटिस किया गया था कि भाई उन्होंने भाव चित्रात्मक थी, उन्होंने कहा कि कुछ भाव के प्रति वो लिखते थे कि उस भाव को एक व्यक्ति दूसरी व्यक्ति हड़प्पा सभ्यता को समझ जाती थी। ठीक है, सिंधु लिपि जो सिंधु लिपि है भाव चित्रात्मक है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपसे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिंधु लिपि जो है कैसी लिपि है, तो ये जो है भाव चित्रात्मक है, अर्थात चित्रों के माध्यम से भावों को अभिव्यक्ति करना। सिंधु लिपि दोनों ओर से लिखी जाती थी, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, ब्रुष्टोफेदेन कहा जाता है। ठीक है, ये जो लिपियां लिखी जाती थी कुछ इस प्रकार से लिखी जाती है। चलिए बताते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो ये दाएं से बाएं ओर लिखे जाते हैं। जैसे कि उर्दू लिखा जाता है उसी प्रकार से दाएं से बाएं लिखे जाते थे। और कुछ ऐसे लिखे जाते थे कि लिखते लिखते कुछ स्थानों यहाँ से ऐसा अनुमान होता है कि स्थानें कम पड़ गई हो, फिर ये क्या बाएं से दाएं लिखे जाते थे। कुछ इस प्रकार से, पहले इस प्रकार से जाना, उसके बाद इस प्रकार से आना, कुछ फिर इस प्रकार से जाना। तो इस प्रकार से क्या किया जाता था, ये लिपियां लिखी जाती थी। दोनों ओर से हमने अभी बताया लिखी जाती थी, इसलिए क्या कर दिया गया, इसको कह दिया कि ब्रुष्टोफेदेन कहा गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कह रहा है सिंधु सभ्यता को विभिन्न पक्षों को जमाने की दृष्टि से विभिन्न उल्लेखनीय है। क्या है विभिन्न उल्लेखनीय, इसको जानने की दृष्टि से विभिन्न विशेष वस्तुएं क्या किया गया, उल्लेखित किया गया कि भाई क्या क्या प्रमाण मिले हैं। जैसे कि सेलखड़ी, प्रस्तर, पक्की ईंटें से निर्मित विभिन्न आकार के मोहरे, आयताकार और वर्गाकार प्रमुख है। ठीक है, यहां से याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहां पर कहा गया कि आयताकार पर केवल लेख मिलते हैं। किस पर मिलते हैं, आयताकार पर सिर्फ लेख मिलते हैं, जबकि वर्गाकार पर लेख और चित्र दोनों मिलते हैं। क्या मिलते हैं, आयताकार पर सिर्फ लेख ही मिलते थे, लेकिन वर्गाकार पर क्या मिलते थे, वह लेख और चित्र दोनों देखने को हमें यहां से मिली थी। ठीक है, और बात करें कि मेसोपोटामिया की
5 बेलनकार मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है यहाँ से कि किस स्थानों से क्या किया गया है, किस स्थानों से मेसोपोटामिया के 5 बेलनकार मोहरें कहाँ से प्राप्त हुआ है, यहाँ से बनेगा मोहनजोदड़ो से मिलती थी तथा फारस की बनी होती थी। और संगमरमर की मोहर जो मिले हैं, संगमरमर के मोहर जो मिले हैं लोथल से मिले हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट, ये बात को हम याद रखेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से इंपोर्टेंट ये बन के आ जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता के निर्माता कैसे हुआ, किस प्रकार से यह निर्मित हुआ और किस प्रकार से इसको उत्खनन किया गया, इसके बारे में जानते हैं। चलिए यहाँ पर हम जानेंगे कि सिंधु सभ्यता के अंतर्गत उत्खनन के मुख्य 4 प्रकार के अस्तित्व पंज मिले हैं। पहले जो प्रोटो, जिसको एस्ट्रोलाइट कहा जाता है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, प्रोटो एस्ट्रोजो के माध्यम से भूमध्य सागरीय अल्पलाइन मंगोलियन इसके अंतर्गत पढ़ा जाता था। उसके बाद इसके आधार पर यह संभावना स्वीकार की गई इसके निर्माण में मिश्रित प्रजातियों के लोगों का स्थान था। वैसे तो इनका स्थापना द्रविड़ को माना गया, जो बाद में दक्षिण भारत के पलायन कर गए, ठीक है। इनको जो स्थापना माना जाता है सबसे पहले द्रविड़ को माना जाता है, लेकिन ये जो थे क्या कर दिए, दक्षिण भारत में पलायन कर गए। तो इसके जो सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है। अब इनकी विशेषता क्या होती है, प्रमुख विशेषता के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता जो थी एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। और भाई यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता को किस युग की सभ्यता कहा जाता है, तो वह कांस्य युग की सभ्यता कहा जाता है, कांस्य युग की सभ्यता कहा जाता है। और कांसे जो बने होते थे, किससे बने होते थे, तो कांसे जो बने होते थे वह किससे, तांबा प्लस टीन से बना हुआ करती थी, टीन से बना हुआ करती थी। तो ये जो होते थे किस युग की सभ्यता है, तो कांस्य युग की सभ्यता है। भारतीय इतिहास के प्रथम नगरीय क्रांति का प्रतीक जिसकी दृष्टि उत्खनन से प्राप्त की गई महत्वपूर्ण नगरों के अवशेष से होती है। उसके बाद यहाँ पर व्यापार और वाणिज्य के गतिविधि भी महत्वपूर्ण थे। उसके बाद यहाँ पर जीवन के प्रति शांतिवादी दृष्टिकोण में यहाँ पर देखने को मिला। उत्खनन में ना तो हथियार मिले, ना ही कोई औजार मिले, रक्षणात्मक हथियार जैसे ढाल और कवच ये सभी मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक बहुत ही शांतिपूर्वक क्या किया जाता था, जीवन को जिया जाता था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या करें, जीवन के प्रति समष्टिवादी दृष्टिकोण जिसकी पृष्ठ मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानघर, धोलावीरा एवं क्या करें जूनीकरण के प्राप्त स्टेडियम, जूनीकरण एवं क्या कहते हैं मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो सभा भवन, ये सभी जो क्या करें जीवन के प्रति समष्टि दृष्टिकोण थे। कह रहे सेंधवासी लोग लोहे से परिचित नहीं थे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वह किस चीजों से परिचित नहीं, किस धातु से परिचित नहीं थे, तो लोहे से परिचित नहीं थे, ठीक है। उसके बाद लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य सबूत उत्तर प्रदेश के एटा जिला, कहाँ से, एटा जिला जो अंतर जिणखेरा से मिला है, जिसका समय जो होता है 1050 ईसा पूर्व के आसपास स्वीकार किया गया। तो ये जो उस समय के अंतर्गत तो नहीं रखा गया, इसलिए वह सेंधवासी जो लोहे का प्रयोग नहीं करते थे। और जाते हैं कि इनकी हड़प्पा सभ्यता के जो है हड़प्पा सभ्यता की जानकारी प्रमुख जो स्रोतें हैं कहाँ कहाँ से मिले हैं। तो एक और बात बताते हैं, हड़प्पा सभ्यता की आकारें जो थी वह कैसी थी, तो आकारें जो देखने को हमें मिली वह त्रिभुजाकार देखने को मिली। तो ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। कह रहा है कि इस सभ्यता का जो स्रोत मिले हैं आवाज से मिले हैं, मृदभांड से मिले हैं, आभूषण से मिले हैं, ठीक है, औजारों से भी मिले हैं और मोहरे से भी मिले हैं और इमारतें और खुदाई से भी मिले, सिक्के से मिले हैं। तो इन चीज़ों से क्या किया जाता था, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थानों से कुछ भी मिले हैं, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थानों वर्तमान पाकिस्तान में है और बाकी जो है भारत में है, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ें से मिले हैं। किन किन चीज़ों से, तो अगर बात करें सबसे पहले आवाज़ से मिले हैं, वह किस प्रकार से रहते थे, अपना जीवन यापन करते थे, कहाँ रहते थे। मृदभांड से वहाँ के जो मृत मातृ थी कैसे पर किस प्रकार से थी, आभूषण वह क्या पहनते थे। उसके बाद औजार वह कैसे अपना शिकार करते थे, वह क्या 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 करते थे, वह मोहरे किस प्रकार से बनाया करते थे। इमारतें से भी मिले हैं और कुछ स्थान से मिले हैं, ठीक है। इन स्थानों के बारे में भी हम जानेंगे। सबसे पहले अगर बात करें नागेश्वर जो गुजरात में है, जो ये लिखा गया है, सभी इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे, ठीक है। इंपोर्टेंट आपके एग्जाम में यहीं से ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है, ठीक है। नागेश्वर जो है गुजरात में है, बालाकोटा जो पाकिस्तान में। ये दो नगरें जो थी वह समुद्र के तट पर बसे हुए थे। और यहाँ पर जो किया जा रहा था सबसे ज़्यादा क्या किया जा रहा था,
कच्चे माल शिल्प उद्योग के लिए जो क्या किया जा रहा था, शिल्प उद्योग के लिए कच्चे माल का प्रयोग यहाँ से आता था। उसके बाद चनहुदड़ो जो पाकिस्तान में है, और सबसे ज़्यादा जो शिल्प उद्योग जो हमें देखने को मिली वो चनहुदड़ो से देखने को मिली। ठीक है, उसके बाद कोट दीजी जो पाकिस्तान में है, धौलावीरा, क्वेश्चन भी पूछ दिया जाए धौलावीरा कहाँ है तो गुजरात में है, लोथल जो गुजरात में है, कालीबंगा, सबके बारे में एक एक करके भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, बनवाली जो हरियाणा में है, राखीगढ़ जो है हरियाणा में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ से ये बातें याद रखेंगे। चलिए आगे जानते हैं इनकी हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन और वास्तुकला कैसी थी। ठीक है, अगर बात करें इनकी हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन तथा वास्तुकला के, तो ये जो थे नगर योजना थी। नगर योजना कहने का मतलब क्या है, जैसे कि नगर निगम में देखते हैं कि सभी वस्तुएं क्या होती है, उपलब्ध होती है। आप बताएंगे कि बिहार में नगर निगम शहरों की संख्या कितनी है, कितने जिले नगर निगम बन चुके हैं। ठीक है, ये भवन का निर्माण और सर्वाधिक भवन, विशाल स्नानघर, आनागार, भंडार, जल निकासी प्रणाली, ये सभी हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिली। और यहाँ की ये विशेषता थी कि जैसे कि नगर नियोजन थे, तो ये नगर जो बनी हुई थी किस प्रकार से नगर थे, उसके बाद भवने जो थे कैसे थे, किस प्रकार से, विशाल स्नानघर और आनागार, ये दोनों मिले जो हैं, ये कहाँ से मिले हैं, तो ये दोनों की अगर बात करें तो मोहनजोदड़ो से हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, जल निकासी किस प्रकार से, जैसे आज जो जलों के होते थे उस प्रकार से उस समय में भी जल निकासी प्रणाली हुआ करती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। कड़ा हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना, बस्तिये के बारे में भी जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के बस्तिये के बारे में, तो यहाँ के जो बस्तिये थे वह कैसे थे, तो ये जो बस्तियाँ में हड़प्पा सभ्यता के थी, तो दो बस्तिये यहाँ पर दो भागों में विभक्त हो गई थी ये बस्तिये, इसके बारे में जानेंगे। और ये दो बस्तिये जो बटी हुई थी तो ये मोहनजोदड़ो कहाँ हुई थी, मोहनजोदड़ो में बटी हुई थी। ठीक है, चलिए पहला जो बटा हुआ था दुर्ग जो हुआ था, और एक निचला शहर। ठीक है, निचला शहर अगर बात करें तो दुर्ग जो था ये ऊंची स्थान पर बने थे, और निचला जो शहर था ये नीचे बने हुए थे। ठीक है, उसके बाद चलिए दुर्ग के बारे में जानते हैं। ये कच्चे ईंटों के चबूतरे से बनी ये दुर्ग के दीवारों से घेरा गया था। किससे घेरा गया था, दुर्ग के दीवारों से घेरा गया था। दुर्ग पर बनी संरचना का प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किया जाता था। ऐसा माना जाता है कि इस दुर्ग के जो बस्तिये थे ये विशिष्ट अनुष्ठान के लिए किया जाता था। उसके बाद ये दुर्ग जो थे ये क्या थे, ऊंचे स्थान पर थे, और ये जो थे क्या थे, इनके दुर्ग जो थे एक प्रकार से अगर बात कहें तो यहाँ से जो इनकी किलाबंदी की हुई थी, यानी दीवारों से घेरा गया था। और ये जो घेरा गया था ना, दुर्ग के दीवार से घेरा गया था, तो ये दुर्ग और निचले शहर को क्या करती थी, विभक्त करती थी, अलग करती थी। ठीक है, उसके बकारा निचला शहर जो था, निचला शहर आवासीय भवनों का उदाहरण प्रस्तुत करना है। ठीक है, और निचला शहर में भी दीवार से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंची चबूतरे पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करता था। ये जो थे ऊंचे स्थान पर जैसे आज नींव कार्य करता है, जैसे घर बनाते, उसी प्रकार से ये क्या करते थे, कार्य करते थे। और ये जो निचला शहर था, तो निचले शहर में जो थे निचले शहर, तो यहाँ पर क्या किया जाता था, यहाँ लोग जो थे, लोगों की जनसंख्या, और यहाँ पर एक बड़ी बस्ती थी, आबादी यहाँ पर ज़्यादा थी, लेकिन दुर्ग पर क्या थी, कम थी। तो ये हमें देखने को मिला। ठीक है, और यहाँ पर बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के सड़कों और गलियों की विशेषता ये क्या है। तो अगर विशेषता की बात करें तो ये जो थे समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। सड़कें जो थी एक दूसरे को क्या काटती थी, समकोण काटती थी काटती हुई सीधी सड़क, जिसके कारण पूरा नगर क्षेत्र विभिन्न आयताकार खंडों में विभक्तित हो गया था, जिसे जाल पद्धति, ऑक्सफोर्ड पद्धति, जेम्सफोर्ड पद्धति भी कहा जाता है। ठीक है, जो सीधे काट दिया जाता था उसे क्या किया जाता था, उसको क्या क्या नाम दिया, जाल पद्धति भी कहा जाता है, ऑक्सफोर्ड पद्धति भी कहा जाता है, और चेम्सफोर्ड पद्धति भी कहा जाता है। ठीक है, कह रहा है कि सड़कों का निर्माण मिट्टी से किया जाता था। सड़कों का निर्माण जो क्या किया जाता था, मिट्टी से किया जाता था। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे एक नोट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कह रहा है बनौली में सड़कों पर गाड़ी के पहियों का निशान मिला है। क्या मिला है कि यहाँ पर पहिए का निशान कहाँ से मिला है, बनौली से मिला है। और ये सड़कें को पक्की करने के प्रयास में भी साक्ष्य कालीबंगा से मिला हुआ है। क्या कि जैसे आज हम क्या करते हैं, सड़क जब बनाया जाता है तो उस सड़क पर क्या चलाया जाता है, कोई इसको क्या किया जाता है, आज जो हम कहते हैं उसको क्या किया जाता है, मजबूत करने के लिए उसको हम एक से एक उपाय लगाते हैं, क्या करते हैं, तो उसी को क्या किया जाता था, तो इसका जो साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से मिले हैं। तो इस बात को हम याद रखेंगे। ठीक है,
उसके बाद जैसे कि सड़कों का मजबूत किया जाता है तो रोलर बोला जाता है ना उसी को, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सड़क के किनारे किनारे पानी निकासी के नलिये बनी हुई थे, तो ये नलियाँ जो बनी हुई थी कुछ इस प्रकार से बनी हुई थी। चलिए बताते हैं। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर एक घर बन गया, ठीक है, और घर बन गए और यहाँ पर जो नलियाँ बनी हुई थी कुछ इस प्रकार से बनी हुई थी। और जो ये जो थे क्या थे, अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो है सड़कें हमें देखने को मिलते थे, और ये सड़कें के जो बगल में हमें जो देखने को मिलते थे यहाँ पर नलियाँ बनी हुई थी, ठीक है। और यहाँ जो घर जो बने हुए थे, इन घरों का जो यहाँ पर अगर बात करें, घरों का जो क्या होता था, जो क्या कहते दरवाजे जो हुआ करते थे वो पीछे की ओर खुला करते थे। कहाँ खुलते थे, तो पीछे की ओर खुला करते थे। लेकिन ये सड़क हो गई, आज जो कैसे बनता है, इधर ये क्या करते थे, खुलते हैं और यहाँ पर नालियाँ बहती थी। लेकिन नहीं, वैसा वहाँ पर नहीं मिले हैं। नालियों को ढकने की व्यवस्था की गई थी। जैसे आज नालियां बनती है तो उससे ढक्कन लगाया जाता है, फिर साफ किया जाता है और उस ढक्कन को क्या करा जाता है, लगा दिया जाता है। तो उस प्रकार से वहाँ भी उसी समय के, जैसे आज वर्तमान में उसी समय भी वैसा भी था, ठीक है। उसके बाद ये नलियों को फर्श से ढका जाता था। नलियों को थोड़ी दूर पर शोषण कूप होता जिससे गंदगी रुकती थी। पक्की ईंटों का प्रयोग बहुत ही अधिक मात्रा में किया जाता था। अब बात करते हैं यहाँ पर जो नालियाँ बने थे, तो नालियाँ पर एक क्या बने थे, गड्ढा टाइप का बना था, ठीक है, गड्ढा टाइप का। और यहाँ पर जो जले हुआ करती थी, जैसे जल आया करती थी, तो यहाँ पर जैसे कूड़ा करकट आया जाता था, तो इसके जो यहाँ पर क्या बचते थे, कड़े कुचक हो जाते थे। और यहाँ पर क्या जैसे कि अगर बात करें तो यहाँ से जो जल होते थे वो आसानी से क्या हो जाते थे, यहाँ से जल जो होते थे आसानी से निकल जाते और कड़े कुचक इसमें फंस जाते थे। जिससे क्या होती थी, ये पाइप जो होती थी इससे क्या होती, कोई परेशानी नहीं होती, जल आसानी से बहते थे और ये बड़े नालियों में बह जाते थे और इससे फिर नदियाँ में बहा दिया जाता था, ठीक है। इस प्रकार से वहाँ की कुछ नालियाँ बनी हुई थी। और पक्की ईंटों का प्रयोग बहुत ही अधिक मात्रा में किया जाता था, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया कि वहाँ के नालियाँ कैसे बने थे, ठीक है। और यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में भवनों का निर्माण, चलिए भवन के निर्माण में भी हम जान लेते हैं कि इनका निर्माण कैसे हुआ था। हड़प्पा सभ्यता में मकानों की योजना आंगन पर आधारित थी। क्या पर आधारित थी भाई, आंगन पर आधारित थी, जिसमें शौचालय, स्नान घर, रसोई घर, शयनकक्ष आदि के क्या थे, अतिरिक्त अन्य कमरे भी मिले हैं। तो ये क्या क्या थी, जिस प्रकार से आज देखते हैं कुछ पुराने के घर में देखते हैं हम, पुराने के घर में हमें कुछ बातें देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है कि घर बने हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या है, घर बनी हुई है और यहाँ पर क्या होते हैं भाई, यहाँ पर रूम हो गए, यहाँ पर रूम हो गए और यहाँ पर रूम हो गए और यहाँ पर रूम हो गए, ठीक है। लेकिन इन रूम का और बीच में जो होते हैं कुछ हमें क्या करते हैं, खाली दिखाई पड़ते हैं। क्या दिखाई पड़ते हैं, खाली दिखाई पड़ते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं, आंगन कहते हैं। क्या कहते हैं, आंगन कहते हैं। तो ये उस प्रकार से बनाई जाती थी, ठीक है। और इसमें क्या शौचालय भी हमें देखने को मिले हैं, शौचालय भी देखने को मिले हैं। रसोई घर का साक्ष्य भी यहाँ से मिला है, स्नान घर का भी। उसके बाद मजबूती के लिए नींव निर्माण की जाती थी, जैसे आज भी किया जाता है, उस समय भी वैसे किया जाता है। सड़कों के किनारे मकान बने थे जिससे सुविधा, हवा, सफाई, प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था की गई थी। तो ये सभी चीज़ें क्या की गई थी, उपलब्ध थी उस समय, जैसे आज भी है, ठीक है। अब चलते हैं मकान जमीन से ऊंचाई पर बनाए जाते थे। ये क्या नींव डालकर क्या बनाई जाती थी, घरों को नींव डालकर बनाई जाती थी। मकाने के दरवाजे जो थे क्या सड़कों की ओर खुले रहते थे, सड़कों की ओर। यहाँ पर क्या की थी, एक गलत बात लिखी थी, सड़कों के ओर क्या करती थी, ये मकाने का दरवाजा नहीं खुलता था भाई, ठीक है। मकानों में प्रवेश द्वारा मुख्य भाग की अपेक्षा गलियों की ओर खुलते थे, जिनके कारण ये बाहरी हलचल, शोरगुल एवं प्रदूषण से सुरक्षित रहा करते थे। अभी वही बात कहा कि पहले आपको समझा ही चुके हैं कि गलियाँ कुछ इस प्रकार से, सड़कें यहाँ से और यहाँ पर दरवाजे बनी हुई थी, जिससे शोरगुल से इन्हें क्या बचे, आसानी से बच जाते थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर उस सड़कों के किनारे किनारे पानी के निकासी के लिए नली बनाई गई थी, नलियों को ढकने की व्यवस्था थी। ये भी बात जान गए, ढका रहता था, इसके बारे में भी हमने पूर्ण रूप से भी जान लिया है। चलिए यहाँ पर जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के सर्वश्रेष्ठ भवन कौन कौन से थी और किस प्रकार से थी, इसके बारे में हमें जानना है, ठीक है। कह रहा सिंधु सभ्यता को 2 भागों में विभक्त किया गया था, ठीक है, जिससे ऊपरी हिस्से वाले भी हमने देखा और सर्वाधिक भवन को निचले हिस्से में व्यक्तित किया था। अभी जाना कि हमने दुर्ग कहा था, जिसको हम क्या कहते हैं, ऊपरी वाला हिस्सा कहा गया, और नीचे वालों को क्या कहा दिया भाई, नीचे वालों को हमने क्या कहा दिया, वह निचला शहर कहा दिया। तो ये हमने जान चुके हैं। कह रहा उत्खनन में सर्वाधिक या राजकृत भवनों के अवशेष मिले हैं। क्या मिले हैं, राजकृत भवनों का क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। एक अवशेष मोहनजोदड़ो से मिला है, जो
70 मीटर क्या है, लंबा है, 70 मीटर लंबा है, 70 मीटर लंबा है और 24 मीटर जो है चौड़ा है। कितना, 70 मीटर क्या है, लंबाई है और 24 मीटर क्या है, चौड़ाई है। और यहाँ पर क्या बात कर रहा है, क्या कर रहा है कि यह स्मारक उस काल की संपन्नता का परिचय है। यहाँ पर भी 71 मीटर लंबा व इतना चौड़ा यह वर्गाकार अक्ष का अवशेष मिला है, जिसे क्या है, 21 स्तंभ है, स्तंभ देखने को हमें मिले हैं। ठीक है, एक अनुमान के अनुसार भवन का उपयोग आपसी विचार विमर्श, धार्मिक आयोजन, सामाजिक योजना के लिए किया जाता था। तो मोहनजोदड़ो के लिए कुछ हमें स्नान घर मिले हैं, जिनके लिए क्या किया जाता है, एक विमर्श, धार्मिक योजना के लिए किया जाता था। तो चलिए उसके बारे में हम विस्तृत रूप से क्या पढ़ लेते हैं, जो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से पहला जो बनता है वो क्या बनता है कि हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानगार जो मिले हैं, विशाल स्नानगार का जो प्रमाण कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर चलिए अब उसके बारे में पढ़ते हैं हम। करा कि स्नानगार का जलाशय किले में स्थित था और ये जो थे 11.88 लंबा था और ये 7.01 मीटर चौड़ा था और 2.43 जो मीटर क्या था, गहरा था। इसके तल पर सीढ़ियाँ बनी हुई थी। क्या बनी हुई थी, सीढ़ियाँ बनी हुई थी और सीढ़ियाँ जो हुई थी पक्की ईंटों से बनाई गई थी। जैसे कि यहाँ से कुछ इस प्रकार से बना है, चलिए हम बताते हैं। चलिए उस चित्र को हम दिखाते हैं कि किस प्रकार से वो बनाई गई थी। स्नानगार जो कुछ इस प्रकार से हमें क्या देखने को मिली, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये स्नानगार है। ठीक है, और यहाँ पर जो है क्या बनाई गई है, सीढ़ियाँ बनाई गई थी। ठीक है, सीढ़ियाँ बनाई गई थी और इस स्नानगार को एक क्या किया जाता था, एक विशेष अनुष्ठित कार्य पर क्या किया जाता है, इसको प्रयोग किया जाता था। विशेष कार्य पर इसको क्या किया जाता था, प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो ये हमने स्नानगार के बारे में देख लिए, कुछ इस प्रकार से हमें पूर्ण रूप से देखने को मिली स्नानघर। ठीक है, स्नानगार के कुंड के चारों ओर कमरे बने हुए थे। क्या हुए थे, कमरे बने हुए थे। बरामदे भी बनाए गए थे। स्नान कुंड के कमरे के समीप एक कुआं बनाया गया था। क्या बनाया गया था, कुआं बनाया गया था, जिससे पानी कुंड में आता था। क्या आता था, पानी जो आते थे वह कुंड में आते थे और कुंड के गंदे पानी को निकासी के अन्य दरवाजे से की जाती थी। यह किया जाता था, सबसे पहले जो कुएं होते थे, कुएं से क्या होता था, इसमें पानी इस जो स्नानगार में जो है तालाबे में, इससे तालाब भरा जाता था, जल भरा जाता था। ठीक है, और फिर उसको क्या किया जाता था, और जब गंदे हो जाते तो उसे एक नालियाँ बनाई गई थी, निकासी नालियाँ बनाई गई थी, तो उसको भी क्या कर देते थे, उसके साथ बहा जाता। गंदा पानी फिर बड़ी नालियों के माध्यम से शहर से बाहर निकल जाता था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या क्वेश्चन कर रहा है कि क्वेश्चन नहीं भाई, यहाँ पर क्या कर रहा है कि स्नानघर की दीवारों के निर्माण में सीलन से बचने के लिए डावर या तारकोल का प्रयोग किया जाता था। पूरे स्नानगार में 6 प्रवेश द्वार थे। स्नानगार में गर्म पानी की व्यवस्था भी थी। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात हो जाती है। ठीक है, कितने दीवार थे, 6 दीवार थे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ये बात जान लिया। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बात है, कह रहा है कि स्नानगार के बारे में जो बताया वह किसने बताया, तो अर्नेस्ट मैके होगा। ठीक है, अर्नेस्ट मैके कहते हैं कि ये स्नानगार पुरोहित के स्नान के लिए किया जाता है। किसके लिए, पुरोहित स्नान के लिए किया जाता है। ठीक है, अब अनागार के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ये भी कहाँ से प्रमाण मिले हैं, तो ये भी मिले हैं मोहनजोदड़ो से मिले। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन में यहाँ के किलों का राजमार्ग 6 से 6 पंक्तियों वाले अना भंडार मिलते हैं। ठीक है, आना जो भंडार होते हैं, ये इसका कहने का मतलब है ये अन्न को रखने के लिए इस भंडार का प्रयोग किया जाता था। और इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी थी, तो भंडार की लंबाई जो थी वह कितनी थी, तो 18 मीटर क्या था, मीटर जो था लंबाई था। उसके बाद यहाँ पर बात करें और जो था क्या था, 7 मीटर जो था चौड़ाई था। तो ये जो बात करें 18 गुने कितना था, 7 का, 18/7 का, ऐसे हम देख सकते हैं। ठीक है, इसका मुख्य द्वार नदी की खुलता था या क्योंकि जो भी सामान जल के मार्ग से आता था आना भंडार में एकत्रित हो जाता था। यानी जो समुद्री मार्ग से जो व्यापार होता था वह क्या होता था, ये जो क्या हुआ करता था, ये समुद्र केवल खुला हुआ था, जिसे आसानी होता था इसे रखने के लिए। तो यहाँ तक हमने जान लिया। ठीक है, यहाँ पर अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या जानेंगे, हड़प्पा सभ्यता के जल निकासी प्रणाली कैसी थी, और भी हम
और पॉइंट है यहाँ पर देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन और इनका अंत कैसे हुआ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ तक हमने यहाँ तक तो विस्तृत से पढ़ लिया। अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पर आपका जो PDF ये मिलेगा, ये तीनों वीडियो कंप्लीट होने के बाद ही मिलेगा। ठीक है, तो ये टेलीग्राम जो कहाँ डाल दिया जाएगा, टेलीग्राम चैनल में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।